बच्चों, क्या आपने कभी ये चीज नोटिस करी कि कोई भी इंसान अगर चलती बस और ट्रेन में से उतरने की कोशिश कर रहा है तो वो गिर क्यों जाता है? आपने ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा ना बच्चों कि अगर कोई भी इंसान पेड़ को जोर जोर से हिला रहा है तो उसके फल और पत्तियां नीचे गिरने लगते हैं। बच्चों, आपने ट्रेन, बस और कार में तो ट्रैवल कर ही होगा ना, तो आपने क्या ये चीज नोटिस करी है कि जब भी व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों करती है? और ना जाने बच्चों ऐसे कितने ही क्वेश्चन होंगे आपके मन में, और इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट सेकंड। सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट सेकंड। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इस पार्ट में हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को अभी हम पढ़ेंगे। और वो बेसिक टर्म क्या है बच्चों? रेस्ट, मोशन और इनर्शिया। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है। आइए बच्चों इस चीज को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। बच्चों, रोड साइड पर एक कार खड़ी हुई है जो कि खराब है। आप बच्चों ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि टाइम के साथ कार की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो इस एग्जाम्पल में बच्चों कार जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं मोशन की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए बच्चों हम उसी कार को लेते हैं। मान लीजिए कि अब वो कार ठीक हो चुकी है, तो अब टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन में चेंज ला रही है। पहले वो ए पॉइंट में खड़ी हुई थी, अब वो 5 मिनट के बाद बी पॉइंट में पहुंच गई है। तो बच्चों वो क्या कर रही है? टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज ला रही है, तो मोशन कर रही है। ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ या ना? बच्चों अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया जो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, और इनर्शिया हमें यह चीज बताती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप ये चीज मानिए कि एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर एक बॉक्स रेस्ट पोजीशन पर है तो वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा, और अगर वो बॉक्स मूव कर रहा है तो वो बॉक्स हमेशा मूव ही करता रहेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इनर्शिया। ये बात आपकी समझ में आ रही है? हाँ या? अब बच्चों इस चीज से मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है? क्या ऑब्जेक्ट हमेशा अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्या वो हमेशा मूव ही करता रहेगा? इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में छुपे हुए हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ये सीखा था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? बच्चों फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझाए हैं। अगर वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो पार्ट देखिए, और उसके बाद आप पार्ट सेकंड में आइए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को मूव कराने और उसे स्टेशनरी पोजीशन में लाने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे कि बच्चों अगर आपके पास एक बॉक्स है और अगर आपको बॉक्स को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेके जाना है तो आप उसे पुश करके अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। और बच्चों इसी तरीके से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह उसे रखना है, राइट, तो आपको उस ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होगा।
और बच्चों यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये चीज कहता है बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो और उस पोजीशन में वो चेंज ना लाए। बच्चों अभी तक हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझा था, तो आइए अब देखते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं। When object in a state of rest are in a state of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external unbalanced force। बच्चों इसका मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा या मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना। बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, और वो क्वेश्चन ये थे कि अगर आप बस, ट्रेन या कार में ट्रेवल कर रहे हैं और अगर सडन ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों करती है। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को समझते हैं। बच्चों आप किसी भी व्हीकल में ट्रेवल करें तो जो स्पीड व्हीकल की होती है वही स्पीड उसके अंदर जितने भी पर्सन और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी भी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये चीज समझिए कि जैसे मान लो आप कार में ट्रेवल कर रहे हो और कार की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी और आपके सामान की भी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ड्राइवर ने सडन ब्रेक अप्लाई करे तो वो ब्रेक बच्चों कार पे अप्लाई कर रहे हैं, आपके और ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं करे। तो बच्चों इससे क्या होगा, जो व्हीकल है वो तो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन आप और आपका सामान अभी भी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेंगे। और इस चीज को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब आपका जो सामान है वो नीचे गिर जाता है। तो बच्चों इस केस में अनबैलेंस फोर्स का जो काम किया है वो ब्रेक ने किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन ये था कि अगर आप पेड़ को दो जोर से हिला रहे हैं तो पेड़ से फ्रूट और लीफ टूट के नीचे क्यों आ जाते हैं। उसका रीजन ये है कि पेड़ पहले रेस्ट पोजीशन पे था, पेड़ का हर पार्ट, ब्रांच, लीव्स और फ्रूट रेस्ट पोजीशन पे ही थे, लेकिन जैसे ही बच्चों आपने ट्री को अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, वैसे ही जो पेड़ की जो ब्रांचेज हैं वो मोशन में आ गई, लेकिन फ्रूट और लीफ अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही थे, और बच्चों इसी वजह से फ्रूट और लीव्स नीचे आके गिर गए। बच्चों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्रांचेस थी वो स्टेट ऑफ मोशन में थी और फ्रूट और लीफ स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कोई भी इंसान अगर चलती हुई ट्रेन और बस से उतरने की कोशिश करता है तो वो गिर क्यों जाता है। बच्चों ये चीज आपको पहले भी समझाई गई थी कि अगर कोई पर्टिकुलर व्हीकल ट्रैवल कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ से, तो जो भी इंसान या ऑब्जेक्ट उस व्हीकल में है वो भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। और ऐसे में अगर कोई इंसान चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने की कोशिश कर रहा है तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो पर्सन है वो मोशन में है, और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म या रोड पे कदम रखता है तो उसके जो पैर हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाते हैं, और जो उसकी अपर बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है। अब आप ये चीज देखेंगे कि जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है क्योंकि वो रुकना चाहता है, और लेकिन बच्चों बॉडी का जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में ही है, और इसी वजह से उसकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, और इसीलिए बच्चों कोई भी इंसान अगर चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। अब हम बात करते हैं इनर्शिया और मास की। वो जो इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये स्पेसिफाई करती है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। तो बच्चों अब एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हर बॉडी के लिए अनबैलेंस फोर्स बराबर ही होगा। जी नहीं, जिस बॉडी का मास अगर ज्यादा है, अगर बॉडी भारी है तो उसे मूव कराने या रोकने के लिए ज्यादा अनबैलेंस फोर्स चाहिए होगा। हाँ या ना बच्चों, ऑब्वियस ही बात है ना
कि अगर बॉडी का वेट ज्यादा है मीन्स उसका इनर्शिया ज्यादा है और उसके लिए हमें ज्यादा अनबैलेंस फोर्स को लगाना होगा। और अगर बॉडी का वेट कम है तो उसका इनर्शिया कम है और उसको मूव करने के लिए हमें कम अनबैलेंस फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां से हमने क्या सीखा कि अगर इनर्शिया ज्यादा है तो बॉडी का मास ज्यादा है और अगर इनर्शिया कम है तो बॉडी का मास कम है। आई होप आपको ये चीज समझ में आए। लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।